थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी टैरो का पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं। टैरो इज नॉट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो वो चाहे कुंडली में हो ना हो, तो आप वो चीज कर सकते हो। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं किसी को दुखी नहीं छोड़ सकती। अगर मेरे पास कोई इंसान आया ना, तो वो थोड़ी सी खुशी क्यों ना हो वो लेकर जाए। तो क्या होता है ना, जैसे ह्यूमन ग्राउंड्स पर हमेशा दूसरा जो इंसान होता है वो गलत होता है। तो वो जो कोड्स है ना, आप आपके लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हो, और हम इनकी आगे की पीढ़ियों को भी रूइन करने के लिए हमको भेजा गया है कि इनका पूरा सत्यानाश करते हैं। पर आप खुद भी एंजॉय हीलिंग कर सकते हो अपनी। तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं शाइली जाधव, जो कि वास्तु एक्सपर्ट है, टैरो कार्ड रीडर हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। सो कैसी हैं शाइली जी? आई एम फाइन डियर, थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छी हूँ। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जब पॉडकास्ट का जब ट्रेंड चल गया है, तो साथ में मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है, जिसमें कि यंग जो फीमेल हैं वो काफी टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हैं। मैं काफी इंटरव्यू कर चुकी हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में कैसे गए? मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग सी रही है। एक्चुअली मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से कोई रिश्ता नहीं था मेरा। ठीक है। 12 साल मैंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर काम किया है। एंड लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया, तब मेरे पास एक मैसेज आया था। एक्चुअली हमारे घर के बाजू में ना एक क्रिस्टल का शॉप है। मुझे पता नहीं था वो क्रिस्टल क्या होते हैं क्या नहीं होते। पर लॉकडाउन के जस्ट पहले मैं जो एक शो कर रही थी जो बंद हुआ लॉकडाउन के टाइम पे, तो वाइल गोइंग देयर नो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐसी थोड़ी ग्लिटरी चीजें होती है ना, मुझे बहुत फैसिनेट करती है सारी चीजें ग्लिटरी, जैसे डायमंड्स है, ग्लिटर्स है, मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ कुछ एक शो पीस दिखा मुझे, तो मैंने सोचा चलो चले जाते हैं यहाँ पर, कुछ खरीद लेते हैं। तो मैंने वो खरीदा और उसके साथ उन्होंने मुझे कुछ ब्रेसलेट्स भी बेचे। तो फिर मैंने उनसे ब्रेसलेट दिए, तो मैं उनके क्लाइंट लिस्ट के अंदर आ गई, है ना। फिर लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक चक्रा हीलिंग का कोर्स निकाला था, जो व्हाट्सएप कोर्स था। सिर्फ 700 रुपीज का वो कोर्स था। तो मैंने बोला बहुत ज्यादा ही टाइम है अपने पास, तो लेट्स डू इट। एंड स्पिरिचुअलिटी मतलब 2016 में मैंने एक मोडालिटी सीखी थी, एक्सेस कॉन्शियसनेस, पर वो अपने तक ही सीखी थी, जैसे मैं अपने लिए हेल्प कर पाऊँ या मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को हेल्प कर पाऊँ, इतना ही सीखा था। थोड़ा एक पीसफुल है वो मोडालिटी, इतना कुछ वाला नहीं। मैंने वो एक सीखा था, तो एक थोड़ा सा था बैकग्राउंड में। फिर हम सब लोग स्पिरिचुअल बुक्स तो पढ़ते ही है, जैसे द सीक्रेट हुआ, द मैजिक हुआ, ये बुक्स तो हम पढ़ते ही है ना। तो वो थोड़ा सा लिंक था। फिर जो मैंने वो चक्रा हीलिंग का कोर्स किया लॉकडाउन के दौरान, फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मैंने फैमिली के ऊपर ही थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि चलो आ जाओ, आपके चक्रास हील करके दे देती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। फिर फिर एक टैरो कोर्स आया। फिर वेबिनार्स, बहुत सारे वेबिनार्स होने लग गए थे, है ना। तो वेबिनार्स के दौरान फिर मैंने बहुत सारे वेबिनार्स में एनरोल किया अपने आप को, और बहुत सारे कोर्सेज। आई टेल यू, 2 महीने में मैंने 30 मोडालिटीज सीखी, जिसमें टैरो भी था। ओके। तो फिर टैरो मैंने वहां से शुरू किया मेरा जर्नी। टैरो कार्ड रीडिंग कैसे, जैसे एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है टैरो कार्ड रीडिंग, राइट? एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी टैरो का पार्ट है, हम ये बोल सकते हैं। टैरो इज नॉट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ओके। टैरो में जो सिंबोलिज्म्स है, जो नंबर्स है, जो कार्ड्स है, जैसे 78 कार्ड्स है, तो हर एक कार्ड का थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस एस्ट्रोलॉजी से मिलता जुलता है। तो एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ पार्ट ऑफ टैरो, टैरो इज नॉट द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। किस चीज प्रोबेबिलिटी का की? बेस होता है ना कि मतलब कार्ड जो निकलेगा, क्योंकि आप कुछ कार्ड से कुछ कार्ड्स निकालते हो, वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट? एक्चुअली मेरा जो अप्रोच है टैरो की तरफ वो थोड़ा सा अलग है। टैरो जैसे वर्ल्ड फेमस है एज अ प्रेडिक्टिव टूल, टूल ऑफ प्रेडिक्शन, या फिर फॉर्च्यून टेलिंग का टूल करके, इट इज वेरी फेमस।
बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, क्योंकि है ना मेरा जो अपब्रिंगिंग रहा है या फिर जो जो चीजें मैंने लाइफ में करी है ना, बिल्कुल अनप्लान्ड थी, और बिल्कुल मेरी कुंडली में उनमें से एक आधी चीज होगी कुंडली में मैचिंग। अदरवाइज मैंने जो भी चीजें की है ना, वो बिल्कुल मेरी कुंडली में नहीं थी। या फिर कुंडली में इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि ये कुंडली में जो होता है वही होता है एंड ऑल। तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं रही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ माय फैमिली एंड माई सेल्फ। मैंने बहुत सारी चीजें करी है अपने लाइफ में, ठीक है, जो ओके बिल्कुल ओके। अनप्लान्ड तरीके से करी है। और मैं एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इस चीज की हूँ कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हो, तो वो चाहे कुंडली में हो ना हो, तो आप वो चीज कर सकते हो, है ना। तो टैरो में मेरा अप्रोच हमेशा गाइडेंस लेवल का अप्रोच होता है। आउट ऑफ 100% ओनली 10% मेरा अप्रोच ये होता है कि चलो आई प्रेडिक्ट। और वो भी प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है देन आई विल डेफिनेटली गिव इट लाइक अ फाइनल वर्ड, बट अगर नेगेटिव है तो आई एम नॉट दैट ब्लंट काइंड ऑफ अ रीडर के ये होने वाला है और मैं छोड़ दूंगी उस इंसान को वैसे ही उस हालात में छोड़ दूंगी। क्योंकि एक मेंटालिटी भी होती है ना कि जो लोग आते हैं ना हमारे पास, 90% लोग तो दुखी होते हैं ऑलरेडी, या परेशान होते हैं, रिलेशनशिप से परेशान है, फाइनेंशियली परेशान है, हेल्थ वाइज परेशान है, मेंटल इश्यूज है, हेल्थ इश्यू है ना, डिफरेंट टाइप्स। तो हम उनको और प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकते कोई एक प्रेडिक्शन करके। ये मेरा अप्रोच रहता है और मैं मेरे बच्चों को भी, लाइक मेरे स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ कि दुखी इंसान को और दुखी मत छोड़ो, हमेशा एक मोटिवेट करके छोड़ो। देर आर रीडर्स अराउंड जिनका एक अप्रोच बहुत ब्लंट अप्रोच होता है, हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं किसी को दुखी नहीं छोड़ सकती। अगर मेरे पास कोई इंसान आया ना, तो वो थोड़ी सी खुशी क्यों ना हो वो लेकर जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन क्यों ना वो लेकर जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहता है। तो जो प्रोबेबिलिटी का गेम आप बता रहे हो ना, मेरे लिए ऐसा है कि हमारे पास इतनी शक्ति है, ह्यूमन के पास इतनी शक्ति है, अपने इच्छा शक्ति इतनी है और कर दिखाने की और इतनी बड़ी शक्ति है ना, कि अगर मैं कोई कोई चीज बताऊं एक कॉन्फिडेंटली, एक मेरे क्वेरेंट को, मेरे क्लाइंट को, मेरे सीकर को, अगर मैं एक चीज अपनी तरफ से कॉन्फिडेंटली बताती हूँ, बहुत प्यार से बताती हूँ, तो उसी के अंदर ना उसकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाती है उस चीज को हासिल कर देने के लिए। तो भले वो कुंडली में हो, प्रेडिक्शन में हो ना हो, इट डज नॉट मैटर टू मी। एक ओके। टैग हो ना, आई टेक इट एज अ एक एक राह दिखाने का टूल। फिर वो राह पर अगर अड़चने होंगी ना, देन आई एम देयर नो टू एम्पावर माय क्लाइंट कि उन अड़चनों में से वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज माय अप्रोच टुवर्ड्स टैरो। सो आपके पास आपके क्लाइंट आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग को लेके, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग को लेके सबसे ज्यादा किस टाइप के क्लाइंट आते हैं आपके पास? जैसे किस चीज से ज्यादा दुखी होते हैं वो? फैमिली इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, क्या इश्यूज को लेके सबसे ज्यादा रेशियो क्या है सबसे ज्यादा आने का? सो देखो, सबसे बड़ी बात तो है रिलेशनशिप, जो सबसे मेन घटक होता है ना हमारी जिंदगी का, रिलेशनशिप। एंड दूसरा जो है मनी प्रॉब्लम्स, जॉब प्रॉब्लम्स, बिजनेस में ये हो गया, जॉब नहीं मिल रही, फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी ने लॉस करवा दिया, बहुत सारा डेट है, या फिर रिलेशनशिप में हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, कंसीविंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये जो दो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लाइक इसी इसी के क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और ये अगर आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है? कार्ड्स के थ्रू? यस। तो जो 78 कार्ड्स होते हैं उनके थ्रू हम स्प्रेड्स होते हैं काफी सारे, जो हमारी लाइफ इजी कर देते हैं। तो उन स्प्रेड्स के माध्यम से हम उनको गाइडेंस देते हैं कि रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल आपका पास्ट कैसा था, जिस वजह से अभी प्रेजेंट इस तरह से है, फ्यूचर में ये जो आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो फ्यूचर में ये हो सकता है, पर अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको अगर चेंज करना हो, है ना, क्योंकि किसी को भी बुरा फ्यूचर नहीं चाहिए, किसी को भी चाहिए अगर वो इंसान हमारे पास आया है तो हम एक सोल्यूशन देकर उनको छोड़े, ऐसा वाला फ्यूचर बताए
ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है, राइट? तो हम्म जैसे बहुत सारे लोग ना ये ऐसे समझते हैं कि हमारा जो वर्ड है ना वो लास्ट वर्ड है, सो दे ट्रस्ट अस अ लॉट, है ना? तो हमारे एक वो ट्रस्ट के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि उनको एक थोड़ा एम्पावर करके छोड़ो, है ना? तो हम्म रिलेशनशिप का अगर कोई एक प्रॉब्लम हो, है ना, तो कार्ड्स में हम पता कर सकते हैं कि आगे जाकर क्या करेंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है रिलेशनशिप का, या फिर अभी प्रेजेंट में कैसे एक्शंस आपको लेने हैं जिस वजह से आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है ना? तो हम्म एक प्रॉपर गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग जो होता है ना, जिससे कि एक काउंसलिंग बोल दो इस चीज को, या फिर एक ऐसे बोल दो कि एक अच्छे तरीके वाला ब्रेन वॉश, क्योंकि देखो रिलेशनशिप जो होता है ना वो दो लोगों का होता है, और जो हमारे पास रीडिंग करने के लिए आता है वो आता है एक जन, है ना? जी और 99% तो एक ही जन आता है हमारे पास रीडिंग करने के लिए। तो क्या होता है ना, जैसे ह्यूमन ग्राउंड्स पर हमेशा दूसरा जो इंसान होता है वो गलत होता है करेक्ट ना? यू कैन अंडरस्टैंड। यस तो यस जो दूसरा, आई एम ऑल्सो मैरिड वुमेन, यू ऑल्सो सीम लाइक यू मैरिड, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर यू? आई एम मैरिड तो आपको पता होगा कि, है ना, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले की ही गलती है ना? तो यस हमको क्वेरेंट का उस ये बात रिलेशनशिप में नहीं, ये तो हर रिलेशन की बात है कि हर करेक्ट इंसान को ये लगता है कि आई एम राइट। करेक्ट वो गलती रियलाइज करना बहुत मुश्किल का काम है। करेक्ट। तो वो वो जो तो है ना महान हो गया। कि बोल दे आकर कि मैं ही गलत हूँ रिलेशन, ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं। ओके, ऐसे भी हम्म क्लाइंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने गलत करा है रिलेशनशिप में। अब बताओ कि मैं सही कैसे करूँ, क्योंकि ह्यूमंस है ना, ह्यूमन से गलती तो होती है। तो ऐसे हम्म भी क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सामने से आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। तो क्या है ना, हम बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाकर जब छोड़ देते हैं ना, तो उनके रिलेशनशिप्स में बहुत सुंदर तरीके से चेंजेस आते हैं। क्योंकि बहुत बार हमारी मेंटालिटी जो होती है ना, उसकी वजह से ही रिलेशनशिप खराब हो जाती है ना? हम्म तो मैं हम्म उसका एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ, बट जैसे सोल्यूशन क्या करते हैं हम, कि जैसे आपने बोला कि ईगो बहुत ज्यादा होता है, तो हर इंसान में ईगो होता है, मुझ में है, आप में है। तो ईगो इज नॉट रॉन्ग, बट ईगो का फायदा उठाना या फिर ईगोइस्टिक होना, वो एक गलत बात है ना? ईगो हम्म इज अ पार्ट ऑफ दैट इमोशन, एक ह्यूमन इमोशन, बट उसको जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज को अगर हम ज्यादा करें तो जहर बन जाती है। तो ईगो को हम जी ज्यादा ज्यादा करें, मैं अगर वो ज्यादा हो जाए, देन इट हम्म बिकम्स टॉक्सिक, है ना? तो उस इंसान को किस तरीके से, कि कौन से वर्ड्स यूज करके समझाना है, ताकि उसका जो ईगो है, जो लेकर वो सामने बैठा है, जो सामने अपने खुद के पार्टनर को गलत बता रहा है, बहुत बार सामने वाला भी गलत होता है, बट बहुत बार नहीं होता है। तो उस वो समझदारी हम में होना बहुत जरूरी है कि क्या यही इंसान है। बहुत बार हम वो मानते नहीं कि मेरी हम्म गलती है गलती, तो हमको इस तरीके से हमारे कैलिबर यूज करना पड़ता है। दिस इज अ टेक्निक टू टॉक टू अ हम्म पर्सन, है ना? तो हमको इस तरीके से प्यार से उनसे बात करनी पड़ती है, ताकि उनको अपनी गलती भी समझ में आ जाए। तो बाय द एंड ऑफ द रीडिंग उनको समझ में आ जाता है उनकी भी गलती, है ना? एंड देर हम्म आर लाइक बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल केसेस हैं जिसमें अपनी गलती का रियलाइजेशन इतने अच्छे से हमने करवाया है हम्म उनको, कि उन्होंने विद इन 1 मंथ कोई रेमेडी यूज नहीं करी, कुछ नहीं यूज करा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मेंटेलिटी, उनका व्यवहार, उनका पॉइंट ऑफ थिंकिंग, वो चेंज होने की वजह से उनका रिलेशनशिप बहुत अलग ही लेवल पर ब्यूटीफुल हो गया है। तो हम्म बहुत सारी चीजें होती है ना, एक थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर आकर भी अगर हम समझे ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हम ला सकते हैं। तो हर कोई चीज ऐसे रेमेडी मैजिक ये वो से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर, थोड़ा ईगो को कम करके भी सोचे, तो हमारी लाइफ एज टैरो रीडर्स बहुत इजी हो जाएगी। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपका जो एक, क्योंकि हर इंसान का एक तरीका होता है हर चीज को करने का, जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप जो प्रैक्टिकल वे में बताते हो उनको उनको समझाते भी हो, तो वो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइकोलॉजी, कि आप उसको समझा रहे हो। और क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं कि उनको समझा रहे हैं उस वे में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस टाइप की रेमेडीज हमें करनी होती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग किस टाइप की रेमेडीज होती हैं वो बताता है कार्ड्स के थ्रू। अच्छा, सो कार्ड्स के थ्रू तो गाइडेंस आता है या प्रेडिक्शन आता है?
ओके, रेमेडीज जो होते हैं वो हमको हमारे एक्सपर्टीज के बेसिस पर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, बट अगर इफ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडीज दे सकती हूँ। आई ऑल्सो सेल क्रिस्टल्स, राइट, तो मुझे क्रिस्टल्स का भी ज्ञान है, तो मैं क्रिस्टल्स दे देती हूँ उनको, ताकि उनका रिलेशनशिप में फर्क आ जाए, ठीक है, तो क्रिस्टल्स भी बहुत हेल्प करते हैं। फिर मंत्रा चैंटिंग्स भी बहुत हेल्प करते हैं, तो जो बहुत इजी मंत्रास होते हैं, है ना, वो अगर हम कपल्स को दे तो वो बहुत हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो क्रिस्टल्स देती हूँ उनको मैं खुद एनर्जाइज करके, खुद प्रोग्राम करके उनको देती हूँ, तो दे वर्क वंडर्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। फिर चैंटिंग्स हो गए, फिर ग्रैबी वही कोड्स होते हैं, जैसे यूनिवर्स जो है फ्रीक्वेंसी पर चलती है ना, तो ये कोड्स भी है ना, वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर बनाए गए कोड्स है। तो अगर वो कोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोड का, ठीक है, तो 1 2 3 4 एक कोड है, तो अगर आपका रिलेशनशिप का हीलिंग करना है, तो या तो आप रेड ले सकते हो क्योंकि रिलेशनशिप वाला मैटर है, तो रेड डिपिक्ट्स लव, है ना, पिंक भी लव प्यार डिपिक्ट करता है ना, या तो फिर ग्रीन पेन ले सकते हो, ग्रीन से हीलिंग हीलिंग को डिपिक्ट करता है ग्रीन पेन, या तो फिर ब्लू जो है वो यूनिवर्सल कलर है। तो ये जो नंबर्स है, ओके, तो अगर जैसे मैं अगर एक नंबर दूं, आप एक काम कर सकते हो, जो भी ये दर्शक है हमारे, आप गूगल पे ग्रैबी वो कोड्स सर्च करके देख सकते हो, ग्रैबी वो कोड्स फॉर हीलिंग रिलेशनशिप, तो वो जो कोड्स है ना, आप आपके लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हो विथ रेड कलर पेन, पिंक कलर पेन या ब्लू या ग्रीन कलर पेन से आप लिख सकते हो। बस उस लिखने से ही वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है, तो एवरी डे यू राइट द कोड एंड बी विद द एनर्जी, दैट इज इट। तो उससे इतनी इजी, रिलेशनशिप अच्छा होगा। उससे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं बिकॉज नंबर्स में फ्रीक्वेंसी होती है ना, ओके। तो वो फ्रीक्वेंसी को अगर आप हमेशा कैरी कर रहे हो आपके साथ, और बहुत सारी रेमेडीज है जैसे कैंडल मैजिक है, और कुछ हीलिंग्स हम करवाते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग्स करवाते हैं, वह फेरा जो हम करते हैं उसमें एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इट इज अ सीक्रेट टेक्निक दैट वी यूज, इट इज वंडरफुल, वंडर्स काम करती है, ठीक है, तो वो हम उनको सजेस्ट कर देते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज जो हम रेमेडीज की तरफ से देते हैं। तो जैसे होता है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई जी। रेमेडी देते हैं अफोर्ड, जैसे कैंडल मैजिक वाली रेमेडीज थोड़े पैसे लगते हैं, लामा फेरा के मैनिफेस्टेशन वाली रेमेडी या हीलिंग्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम उनको मंत्रा चैंटिंग्स देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वी ओके। ऑल्सो लुक एट द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, तो ऐसा नहीं है कि हम बस रेमेडीज पे रेमेडीज दिए जा रहे हैं, पैसे पे पैसे लेके जा रहे हैं। So this is an unethical way, which I'm sorry to say, but there are a lot of healers who practice such unethical ways कि क्लाइंट को डरा कर छोड़ देते हैं कि अगर ये नहीं किया, उनको ऐसा फीलिंग दे देते हैं कि अगर ये जो हम बता रहे हैं वो अगर नहीं किया तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यू नो, क्योंकि कर्मा होता है, और आप इतने ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, आई फील कि मैं तो देखो आई वॉज एन एक्टर, मैं यहाँ पर आई और अभी मैं ऑलमोस्ट फुल टाइम यही कर रही हूँ, तो ये एक ना ब्लेसिंग होता है, ये एक यू नो भगवान आपको चुनते हैं उस काम के लिए, ऐसा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि मुझे तो चुना गया, मैंने तो यस। कभी, मेरे पूरे खानदान में कोई हीलर नहीं है, ना मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई हीलर है, ना मेरे पापा की तरफ से कोई हीलर है, ना मेरे मम्मी की तरफ से कोई हीलर, कोई नहीं, तो इस चीज के लिए आपको चुना गया है, तो अगर भगवान ने आपको चुना है और उस चीज में अगर आप कोई चीज ऐसे कर रहे हो कि लोगों को डरा डरा कर पैसे हेक रहे हो, उनका वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा रहे हो, तो ना ऐसे रेमेडीज के नाम पर बहुत होता है, तो आई डोंट नो हाउ दे स्लीप, बट देन यही मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी। अभी रिसेंटली जो रेशम कंबोज जी, आई थिंक आप जानते हो उन्हें। मैंने उनसे टैरो सीखा है। हाँ, तो रेशम कंबोज जी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने, मैं एक प्रैक्टिसेस की बात कर रही हूँ, उन्होंने एक पॉडकास्ट में ही अपनी कोई स्टोरी सुनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी कोई स्टोरी बताई किसी भूत के रिगार्डिंग, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में शायद वो उन्हीं की स्टूडेंट थी या आई डोंट नो एग्जैक्टली, कोई और दूसरी जो फीमेल थी वो सेम उनकी जो स्टोरी थी वो कॉपी पेस्ट करके वो दूसरे पॉडकास्ट में सुना रही थी। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस भी कुछ चल गई हैं कि अगर एक पॉडकास्ट से मैंने कुछ सुन लिया तो दूसरे पॉडकास्ट पे मैं उसको चेप दूंगी।
है ना? तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं अभी इस टाइप से। सो देखो, आई कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, है ना। हाँ, हाँ, मैंने कंट्रोवर्सी, ये जो चीज है ना, तो मैंने वहीं से एक्सपेक्ट की थी पहले तो। हाँ, कि कंट्रोवर्सी सिर्फ एक्टर्स करते हैं या फिर जो फेमस लोग होते हैं वो करते हैं कंट्रोवर्सी। बट जब भी से मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, तभी से मैंने इतना सब कुछ देखा है। तो रेशम मैम के साथ जो हुआ वो तो हुआ ही, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट मोर, बिकॉज उन्होंने सॉल्व कर दिया वो चीज जैसे भी था, है ना। हाँ, 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 बट मैं जनरल बताना चाह रही हूँ। सी, एक अंडरस्टैंडिंग हमें एक रखनी चाहिए कि ये जो भी सारी, जैसे मैं अगर टैरो के बारे में बता रही हूँ या फिर कोई मोडालिटी के बारे में बता रही हूँ, तो ये भी मैंने कहीं से सीखा है। हाँ, जो हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं, जो हम इंस्टाग्राम पर कंटेंट डालते हैं, है ना, वो भी हमने कहीं ना कहीं से उठाया है। आई बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट, मैं भी, और हर हीलर जो हम रेमेडीज देते हैं वो भी हमने खुद ने इन्वेंट करी नहीं है। तो ये जो चल रहा है ना, ये हमने कुछ खुद से इन्वेंट नहीं करा है, बट एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। चलो आप सेम बात बताओ, बट एक अलग तरीके से बताओ, अपने ओन तरीके से बताओ, इट वुड बी सो ग्रेट। सो मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हीलर्स या जो भी है ना, उन लोग अलग अलग अपना अपना जो हीलिंग मोडालिटीज है या हीलिंग टेक्निक्स है वो डेवलप करते हैं, राइट। पर प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, मैं ऐसा समझती हूँ कि अपना अगर हो, जैसे आप हाँ, आपकी पर्सनालिटी, तो उससे आप ही का पर्सनालिटी बढ़ेगा, उससे आप ही का पर्सनालिटी उभर कर आएगा, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर चीज आप इन्वेंट करो। कोई रेमेडी हाँ, हम इन्वेंट कैसे कर सकते हैं, अब मुझे तो नहीं पता कि कोई रेमेडी इन्वेंट भी हो सकती है। मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप करो, आप लोगों को कॉपी मत करो, आप हाँ, इंस्पिरेशन लो एंड अपने तरीके से उस चीज को पोर्ट्रे करो। यू विल टर्न आउट टू बी, आप और ज्यादा सुंदर दिखोगे, आप और ज्यादा निखर कर आओगे, इज व्हाट आई डेफिनेटली। मैं बस ये चाहती हूँ कि लाइक गॉड ने आपको चूज किया है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जो मेरे गुरु है ना वो हमेशा बोलते हैं कि लोगों की नजर में क्यों उठना है, आप भगवान की नजर में उठना सीखो, क्योंकि आपको आखिर में उन्हीं के पास जाना है। तो जो भी करोगे आप, आपको उनको जवाब देना है। लोगों से तो चलो 6-8 साल में आप चले जाओगे, 20-25 साल में चले जाओगे। तो अब भगवान की नजर में उठना सीखो, अच्छे से शांति से सो जाओ, और बहुत प्योर एनर्जी के साथ वापस उठो, दुनिया की मदद करो। जैसा कि आपने बताया कि आपने मराठी इंडस्ट्री को छोड़ा, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्विच करके आप एक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में आए हो, तो कुछ डिफिकल्टी फील होती है आपको, या मतलब क्या आप अब जाना चाहते हो अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शंस मिले तो? या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, नोबडी कैन टेक एक्टिंग आउट ऑफ एन एक्टर, इज व्हाट आई फील। जो मेरे अंदर है वो तो लेकर नहीं कोई ले नहीं सकता है। तो डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल डेफिनेटली डू इट। बट अभी जो है मेरा जो फोकस है, मेरा कंपनी बड़ा करने में है, क्योंकि जो मेरे गोल्स है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं ये पैशन मुझे बिल्कुल लगा नहीं था, हाँ, कि मैं एक्टिंग के अलावा कोई और चीज में इतना पैशनेट फील कर सकती हूँ। बट ये जो हीलिंग है ना, मैं जितना प्यार से करती हूँ ना, उतना ही बहुत मेरे में वो फायर एनर्जी भी है, वो पैशन भी है, उसको बड़ा करना है मुझे, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि रेशम मैम है, वानी कबीर मैम है, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। एंड जैसे उन लोग अपना कंपनी बड़ा कर रहे हैं, जैसे वानी कबीर अपना कंपनी बड़ा कर रही है, मुझे भी एक बड़ा कंपनी करना है। जितने लोगों तक मैं पहुंच सकती हूँ उतने लोगों तक पहुंचना है मुझे। मुझे है ना बचपन से बहुत है ना, अ, अच्छा लगता है लोगों से बात करना, स्ट्रेंजर्स से बात करना। जब आप पॉजिटिव होते हो और किसी चीज को लेके पैशनेट होते हो तो वो जरूर पूरा होता है। अब मैं Yes. बात करूंगी आकाशिक रीडिंग की। एक्चुअली में व्हाट इज आकाशिक रीडिंग, मतलब कैसे, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिससे आकाशिक रीडिंग करी जाती है किसी भी इंसान को लेके? तो मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बताती हूँ ताकि जो हमारे दर्शक है ना उनको थोड़ा इजी पड़ जाए समझने के लिए। तो जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है और आकाशिक रीडिंग, दोनों भी रीडिंग्स ही है। जो टैरो कार्ड होता है ना वो आपकी करंट एनर्जीज के ऊपर बेस्ड होता है। आकाशिक रीडिंग जो होती है ना, वो आपकी सोल जर्नी की रीडिंग है ना। अगर आप सोल जर्नी को समझ पाओ तो इस तरीके से आप समझो कि ये जो बॉडी है आपको इस लाइफ के लिए मिली है। वैसे तो आपने बहुत सारी योनियों में से आए हो,
जैसे yes, पशु, पक्षी, मानव, ये वो सारी यूनियां मिली बता है रहा आपके, यस, है ना। तो सारा आपके कर्मों के हिसाब से आप ट्रैवल करते 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 अभी आपको ये बॉडी मिली है। तो वो जो ट्रैवल कौन कर रहा था, आपका सोल कर रहा था। आगे भी इस बॉडी के बाद भी ट्रैवल कौन करेगा, आपका सोल करेगा, है ना। तो वो सोल की जो जर्नी का रिकॉर्डिंग होता है पूरा, कि उसने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, किसके साथ किया, वो सारा जो रिकॉर्ड होता है ना, वो सारा आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास्ट लाइफ को बता सकता है, आपके आपके जो डिसीज लव्ड वंस है उनके साथ आपका कनेक्शन करवा सकता है, आपको स्पिरिट गाइड्स, जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनको मिलवा सकता है। और बहुत सारे जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, हमारे इश्यूज होते हैं इसी वजह से। अगर कोई इश्यूज नहीं होता, पास्ट लाइफ का सारा इश्यूज खत्म हुआ होता, तो हमको मोक्ष मिल जाता, या फिर हमको एक ऐसा ऐसा ऐसे लेवल पर हम चले जाते, और इस रेल्म के ऐसे लेवल पर चले जाते जहां पर एक डिवाइन लेवल पर हम चले जाते एज अ सोल, है ना। पर हमको अर्थ लेवल पर है, हमको ये वाला जो लाइफ है वो मिला है क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई होंगी, कुछ तो कर्मा किया होगा, उसका रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर आए हो, है ना। ओके। तो सो जो भूत प्रेत होते हैं वो भी एक आकाशिक, मतलब वो भी एक सोल है, करेक्ट, तो वो करेक्ट। भी कुछ आकाशिक रीडिंग उसका भी कोई पार्ट है, और आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है अभी तक? सो भूत प्रेत हम जो बोलते हैं ना, तो इनको भूत प्रेत ना बोलकर अगर हम स्पिरिट बोले तो गुड स्पिरिट, बैड स्पिरिट्स, अगर हम ऐसे उनको बोले तो दैट वुड बी ग्रेट। तो यस, डेफिनेटली अगर हम स्पिरिचुअल रेल में हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, अपने स्पिरिट के साथ या सामने वाले के स्पिरिट के साथ, या फिर जो भी जिस स्पिरिट के पास बॉडी नहीं है उस स्पिरिट के पास साथ हम काम करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर हमने स्पिरिट हमको दिखा है, हमने स्पिरिट से बातें करी है, एंड कोई उनको एक्सपीरियंस बहुत। बताइए प्लीज। तो जैसे मैं बताती हूँ, एक एक्सपीरियंस हुआ था कि एक कपल था, ओके, और उनके लाइफ में ना, लाइक उनकी पूरे फैमिली में ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा चल रहा था, और वो त्रस्त हो गए थे इस ब्लैक मैजिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि सारे काम रुके जा रहे थे। कोई ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस जाते थे कि जैसे वहां से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता था कि वो जो लड़के जो मुझसे रीडिंग ले रहे थे ना, वो कहते थे कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम समझ सकते हैं, पर हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना कि बाहर निकलना इतना बुरी तरह से मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं। फिर हमने उनकी रीडिंग की, आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में मुझे एक बहुत पुराने से घर जैसा एक चीज दिखा। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा पुराना घर जैसा कुछ दिख रहा है, तो व्हाट इज इट। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारा एक पुराना घर तो है, पर वहां पर हम जाते नहीं है। तो फिर मैंने और डीपली जैसे रीडिंग करना शुरू किया, तो एक ना उस घर के ही एक जैसे बंगलो होता है वैसे ही वो घर था, है ना। तो उस घर के बिल्कुल जैसे 2-3 फ्लोर्स का सपोज एक बंगलो है, तो ग्राउंड फ्लोर जो था ना, वो बड़ा सा एकदम बिल्कुल डार्क सा था, और एक कमरा था वहां पर जो डार्क सा दिख रहा था मुझे। तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पर ना मुझे बहुत एक डार्क एनर्जी फील हो रही है, व्हाट इज इट। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसी कारण, उस कमरे के कारण ही हम हम नहीं वहां पर रहते और हम दूसरी जगह पर रहते हैं। तो फिर मैंने उस कमरे से कनेक्ट होने की कोशिश की, फिर वहां पर ना मुझे बहुत डार्क एनर्जीज, जैसे 4-5 डार्क एनर्जीज फील हुई, ठीक है। और जैसे 4-5 डार्क एनर्जीज है ना, वो चलते वो मेरे तरफ आने लगे। तो जैसे आकाशा में ना हम बोलते हैं कि डरना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आकाशिक रेल्म है, बहुत सेफ रेल्म होती है, वहां पर कोई डरने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए मैं वहां पर तो डरी नहीं, पर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप कौन हो। तो उन्होंने मुझे बहुत काइंडली, बिकॉज मैंने बहुत काइंडली उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। वो स्पिरिट्स थे, डार्क स्पिरिट्स थे। और तो बिना डरे मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया, लाइक लिटरली बताया कि हमको भेजा गया है, ठीक है। तो जैसे ब्लैक मैजिशियंस जो होते हैं, ब्लैक मैजिशियंस मतलब बेनफुल मैजिक जो करते हैं, जैसे अभी जैसे आपने वो पिक्चर देखा होगा, शैतान मूवी देखा होगा, जिसमें वशीकरण अभी बहुत लोगों को पता चल रहा है, राइट। तो इसके लिए मैं वो एग्जाम्पल लेके बात कर रही हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो
पेनफुल मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, और पेनफुल मैजिक करने के टाइम पर वो स्पिरिट्स को जो है समन कर लेते हैं, स्पिरिट्स को अपने वश में कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमको भेजा गया है, अभी इनकी 3 पीढ़ियों से हम यही हैं, और हम इनकी आगे की पीढ़ियों को भी रूइन करने के लिए हमको भेजा गया है कि इनका पूरा सत्यानाश करते हैं इस फैमिली का। ठीक है, तो जब तक वो नहीं होता, सर्वनाश नहीं होता, सत्यानाश नहीं होता, तो हम यही रहेंगे। तो फिर मैंने बोला उनको कि देखो, मुझे आपको कुछ करना नहीं है, मुझे इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी हेल्प करूँ, ये मेरा क्लाइंट है। तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मुझे आपको कोई कहीं से हटाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइंडनेस, उन्होंने, स्पिरिट्स ने, वो बैड स्पिरिट्स ने मुझे एक रेमेडी बताई, जिस रेमेडी के बारे में मुझे कोई पता ही नहीं था। तो मुझे उन्होंने इतनी पावरफुल रेमेडी बताई कि ठीक है, आप इनको तब तक प्रोटेक्ट कर सकते हो जब तक इनका वंश आगे नहीं बढ़ता, तब तक ये प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि हमारा काम है कि इनके वंश को खराब करना। कि जैसे इनका वंश आ जाएगा, फिर वो पीढ़ी आ जाएगी, फिर इनका खराब करना हम और चालू कर देंगे। दिस इज आवर जॉब। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे रेमेडी बताई। फिर वो रेमेडी मैंने, एक मेरी दोस्त है, वो भी हीलर है, उनसे मैंने कंसल्ट करा। फिर उन्होंने बोला कि तेरे को कैसे पता ये वाली रेमेडी? तो मैंने बोला कि अब बता रहे, अब आई कांट डिस्क्लोज दैट, पर आप मुझे ये चीज अवेलेबल करके दे दो। मुझे पता भी नहीं था कि वो चीज होती भी है। तो फिर उन्होंने वो अवेलेबल करके दिया, और फिर मैंने उन कपल को दिया, एंड फिर उस तरीके से वो प्रोटेक्टेड भी रहे, एंड एवरीथिंग, उनका जो भी चीज था वो सही होना शुरू भी हो गया। तो है ना, पर्सनली वो अटैक नहीं करते स्पिरिट कभी आपको। उनको कुछ चाहिए होता है, उनको एक बॉडी चाहिए होती है रहने के लिए, या उनको एक प्लेस चाहिए होती है रहने के लिए। तो वो अगर आप उनको काइंडली दे दो, तो वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे। और आप जितना पावरफुल होते हो, आप जितना आपका फ्रीक्वेंसी हाई करते हो, तो आपको कोई स्पिरिट से डरने की जरूरत भी नहीं है। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं करते हो। ओके, सो आकाशिक रीडिंग के साथ साथ एंजल हीलिंग भी होती है, वो उसमें क्या मतलब दोनों में डिफरेंस है या फिर सेम ही टाइप की कुछ होता है? सो सेम नहीं है, डिफरेंस है। आकाशिक जो होता है वो हम 7th रेल्म का हीलिंग होता है, वहां पर हमारे मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लव्ड वंस होते हैं। ठीक है, एंजल्स जो होते हैं ना, एंजल्स भी आकाशा में आ सकते हैं, बट एंजल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली, हम उनको चैनल बहुत इजीली कर सकते हैं। अब एंजल्स का काम है हमको हेल्प करना, उनको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि वो कभी किसी के मर्जी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एंजल से जब हेल्प मांगते हो, वो तभी ही हेल्प कर सकते हैं आपकी। ठीक है, जो आपके स्पिरिट गाइड जो होते हैं ना, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आप बिना हेल्प मांगे वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार बहुत लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि अरे यार, अच्छा हुआ मुझे वो याद आ गया, वरना तो ऐसा हो जाता है। अच्छा हुआ, अरे एक्सीडेंट होते होते बच गया। अरे यार, इतनी गाड़ी पलटी हो गई पर फिर भी हमको एक खरोच भी नहीं आई, आग लग गई फिर भी हमको कुछ हुआ नहीं। तो ये जो ऐसे सारे इंस्टेंसेस में जो होते हैं ना, वो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको हेल्प करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं। पर एंजल्स जो होते हैं ना, उनको हमको बुलाना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है, तभी वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इजी वे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको एंजल हीलिंग चाहिए, तो आप तो हीलर से कांटेक्ट कर भी सकते हो, पर आप खुद भी एंजल हीलिंग कर सकते हो अपनी। तो आप एक काम करें, जो घर का नॉर्थ ईस्ट होता है, तो हम वहां पर जाए, शांति से अपने डिवाइसेस वगैरह सब आजू बाजू में रखिए, आप जाए वहां पर, प्योर कपड़े पहने, जैसे मैंने आज व्हाइट शर्ट पहना है ना, तो वैसे ही प्योर कपड़े आप पहने, लाइट कलर के, और आप बस ये बोले कि डियर एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स, आई नाउ इन्वोक यू टू कम एंड हील मी और हेल्प मी फॉर दिस 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 थिंग। तो अगर आपके बैक में दर्द है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाए, और वहां पर आप एंजल्स को बुलाकर आप एंजल्स को बोले कि डियर एंजल्स प्लीज हील माय बैक पेन, और आप वहीं पर शांति से पूरे सरेंडर में बैठे रहे। आपको बिल्कुल फील होगा वो हीलिंग। जैसे गर्मी फील हो सकती है, या कोल्ड फील हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पर पाम्स में ना थोड़ा सा टिकलिंग टिकलिंग फील हो सकता है, एनर्जी सा पसीना पसीना आ सकता है। तो हर एक का एनर्जी को रिसीव करने का तरीका अलग होता है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से बहुत इजी वे में आप अपनी खुद की एंजल हीलिंग कर सकते हो। तो एक वर्ड मैंने सुना लामा फेरा, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की। लामा फेरा एंड क्या होता है?
लामा फेरा एक टिबेटन हीलिंग मोडालिटी है जो बुद्धिस्ट मोडालिटी है। ओके, लॉर्ड बुद्धा ने इस चीज को इन्वेंट किया है, इस हीलिंग को इन्वेंट किया है। लॉर्ड बुद्धा ने तो बहुत सारी हीलिंग्स को इन्वेंट किया, बट लामा फेरा जो है बहुत प्रोमिनेंट है और अभी इस तरीके से वो डेवलप किया गया है। एसके सेनी जी जो है उन्होंने डेवलप किया है इस तरीके से कि हम जो नॉर्मल लोग भी है वो उस चीज को सीख सकते हैं और हीलिंग दे सकते हैं। तो लामा फेरा बहुत एक पावरफुल हीलिंग है और ये मेरा फोर्टे है बाय द वे। जो हीलिंग्स होती है ना, सारी हीलिंग्स 90% हीलिंग्स मैं जो करती हूँ वो लामा फेरा हीलिंग्स ही करती हूँ, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना बहुत ज्यादा फास्ट है और ये 5 एलिमेंट्स पर काम करती है। जो हमारे 5 एलिमेंट्स है उन पर काम करती है। इसीलिए ये स्पिरिट, अगर किसी के अंदर स्पिरिट है उसको निकालने की क्षमता रखती है बहुत इफेक्टिवली। ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर है वो निकाल सकती है। नजर जो है 1 सेकंड में उतार सकती है, क्योंकि इसके ना 12 सिंबल्स होते हैं। अब मैं सिंबल्स का नाम नहीं ले सकती, बट 12 सिंबल्स होते हैं। वो 4.5 लाख मंत्रों की एनर्जी रखते हैं अपने आप में। ठीक है, तो जब ये एक हीलिंग सेशन जो होता है ना, उस हीलिंग सेशन के दौरान एक 10 से 15 मिनट का हीलिंग सेशन होता है। उसके दौरान आपके अंदर फिजिकल लेवल पर हीलिंग होती है, एक जनरल ओवरऑल हीलिंग होती है, मेंटल हीलिंग होती है, इमोशनल हीलिंग होती है, सोल लेवल की हीलिंग होती है, कार्मिक हीलिंग होती है। तो इन सारे लेवल्स की हीलिंग जब एक इंसान के ऊपर होती है एक 10 से 15 मिनट के बीच में, तो आप सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती होगी और कितना फास्ट रिजल्ट भी मिलता होगा उस इंसान को। तो लामा फेरा, मैं कहती हूँ कि हर घर में एक लामा फेरा हीलर होना बहुत जरूरी है। और मैं इसी के साथ, जैसे आपने लामा फेरा का क्वेश्चन पूछा ही है, तो मैं इस चीज का फायदा उठाकर मैं एक चीज बहुत प्रोमिनेंटली बताना चाहती हूँ कि प्लीज जो ये दर्शक हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो लामा फेरा सीखने में, करवाना तो ठीक है, आप ऑनलाइन करवा सकते हो, पर अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लामा फेरा स्ट्रिक्टली ऑफलाइन ही सीखे। आप अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज आप ऑफलाइन ही सीखे, किसी से भी सीखे पर ऑफलाइन ही सीखे। लामा फेरा का कोई एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ मतलब एक स्ट्रेंज हुआ हो, वो प्लीज आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ? यस, रिसेंटली मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट के मॉम की केस थी। जैसे वो मेरा टैरो का स्टूडेंट है और उसके मदर का केस था। ठीक है, मैंने उनके लिए रीडिंग किया तो उनके अंदर ना बहुत सारी ब्लैक एनर्जी थी, ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी दिख रही थी। ठीक है, और उनकी आंखें अगर आप देखो ना तो मतलब जैसे पांडा की आंखें होती है ऐसे काले काले धब्बे, है ना। तो इतनी काली काली उनकी आंखें हो रखी थी और उनकी एनर्जी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थी, बिल्कुल ब्लैक मैजिक से त्रस्त थी और उनके अंदर हेल्थ इश्यूज भी आने लग गए थे। तो हमने हमारा एक स्कैनर होता है, उस स्कैनर के थ्रू हमने उनका स्कैनिंग किया एंड देखा कि देयर इज ब्लैक मैजिक एंड देयर इज स्पिरिट आल्सो अटैच्ड टू इट। हमने 10 लामा फेरा हीलिंग्स की एंड उस मैम के अंदर इतनी ब्यूटीफुल चेंजेस आए कि उनको बिल्कुल हल्का लगने लग गया। वो जो उनकी बड़ी बड़ी डार्क सर्कल्स थी वो भी बिल्कुल कम होने लग गई, है ना। उनको बहुत हैवी हैवी फील होता था बिकॉज स्पिरिट एनर्जी भी था। तो सोचो आप एक बॉडी के अंदर दो दो स्पिरिट्स, तो वो थोड़ा सा हैवी भी फील होता था उनको, है ना। तो लामा फेरा इज वेरी इफेक्टिव टू रिमूव एनी स्टैग्नेंट एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी, नजर। तो अगर कोई भी इस चीजों से त्रस्त है तो आप प्लीज लामा फेरा हीलिंग्स ले एंड इट रियली वर्क्स वंडर्स। जैसे आपने बोला नजर, तो नॉर्मल मतलब जैसे बच्चों के नजर लग जाती है बहुत जल्दी, बोलते हैं कि अगर उनको कुछ भी फीवर भी आ गया तो बच्चों को नजर लग गई। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि बच्चों को माँ बाप की नजर बहुत लगती है। तो एक माँ बाप की जो नजर लगती है वो तो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो एक नॉर्मल नजर लगती है उसके लिए लामा फेरा में क्या उपाय हो सकता है, कि क्या कर सकते हैं लोग? लामा फेरा में है ना, जैसे मैं लामा फेरा हीलर हूँ, तो आपको बस 2 मिनट बच्चों को वीडियो कॉल पर लाना है, 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट। आई विल डू अ हीलिंग, जो मेरे सिंबल्स होते हैं मैं उस बच्चे पे ड्रॉ करूंगी और एक तरीके से निकालूंगी उसके ऊपर की जो नजर होती है। एडवांस हीलिंग होती है लामा फेरा में। तो 2 मिनट के अंदर आपके बच्चों में आपको डिफरेंस दिखेगा। और जो आप बोल रहे हो ना माँ बाप की ये लग जाती है नजर,
उसको हम मीठी नजर बोलते हैं, कि हम बहुत प्यार से उस बच्चे को देखने लगते हैं, बट उसको मीठी नजर बोलते हैं, तो वो भी लग जाती है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी वास्तु को लेके, कि सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है वास्तु को लेके, मनी प्रॉब्लम बहुत रहते हैं, और क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि सुख और समृद्धि, ये दो ही चीजें चाहता है। तो एक जनरल टिप क्या होगी वास्तु को लेके आपकी? वास्तु से रिलेटेड एक जनरल टिप मैं ये बताती हूँ कि देखो, आप वास्तु जो होता है ना, अगेन 5 एलिमेंट्स पर बेस्ड होता है। तो आपकी ये जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आपका मेन एंट्रेंस जो है वो कौन सा होना चाहिए, कौन सा कहाँ पर किचन होना चाहिए, आपकी अग्नि कहाँ होनी चाहिए, ये अगर ये 5 चीजों का अगर आप ध्यान देते हो ना, तो आपकी वास्तु हील हो जाती है। ठीक है। पर अगर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि है ना, आप आपके जो नॉर्थ दिशा होती है ना, नॉर्थ और साउथ, जैसे साउथ को बोलते हैं कि साउथ से पैसा आता है और नॉर्थ में रुकता है, तो साउथ और नॉर्थ को आप बैलेंस्ड रखें। जैसे नॉर्थ है ना, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, नॉर्थ में बहुत सारी चीजें, हैवी मटेरियल रख देते हैं, कबर्ड्स रख देते हैं, बेडरूम्स रख देते हैं, बेड रख देते हैं, है ना, पूरा भर देते हैं, और साउथ में कुछ भी नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा साउथ है, तो यहाँ पर है एक सोफा, ठीक है, और मेरे नॉर्थ में मैंने पूरा कबर्ड से भरा हुआ है, तो ये हो गया इम्बैलेंस। तो इस इम्बैलेंस की वजह से जो आपका फाइनेंशियल फ्लो जो है ना, वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो कोई भी चीज को अगर आपको बैलेंस करना है, तो ये ना, अगेन सारी चीजों को बैलेंस जब हम करते हैं ना, तो एक रेमेडी देकर आप वो अगर 40 दिन करोगे, 4 महीने करोगे, तो आपको इतना सपोर्ट नहीं करेगी वो रेमेडी, क्योंकि आपके वास्तु में ही इतना ज्यादा इम्बैलेंस है ना। बट वास्तु में कुछ कुछ रेमेडीज आती है जो हम देते हैं, एक डिवाइसेस आते हैं जो हम देते हैं, तो अगर हम उस जगह पर अगर आप रख दो, तो उस जगह की जो एनर्जी जो चाहिए वैसी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जैसी चाहिए वैसी हो जाती है, एंड फिर प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू होती है। ओके, अब सबसे लास्ट में ये बस ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो बी द लाइट, आपकी एक कंपनी है जिसमें आप स्पिरिचुअल कोर्सेज देते हो बच्चों को, सो उसके बारे में प्लीज बताइए कि कैसे बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपका कोर्स। सो जैसे अभी मैं टैरो, आकाशिक रीडिंग्स, लामा फेरा जो हो रहा है, मेरे ऑफलाइन बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अभी, तो आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली, मुंबई, दुबई, कनाडा, ये सारी जगहों पर। ऑनलाइन जो हमारा लामा फेरा सीखने वाला जो होने वाला है, वो स्ट्रिक्टली ऑफलाइन ही है, ठीक है। एंड हर बैच में देयर विल बी लिमिटेड सीट्स, ताकि आपको पूरा अटेंशन मिल पाए। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू प्लेसेस तो भीड़ भर देंगे, 100 जन भर देंगे, नो। एक अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस होता है, हर एक बच्चों पर अट्यूनमेंट जैसे 10 मिनट एक अट्यूनमेंट के लिए लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं 100 जन की भीड़ लगा दूँ एज ए ह्यूमन, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो डेफिनेटली ऑफलाइन कोर्सेज में आप मेरे एनरोल कर सकते हो। मेरा लाइक यू नो, ये सारी जो जगह इंडिया में हो रहे हैं, अब्रॉड भी हो रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन जो है आप आकाशिक रीडिंग सीख सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, एंजल हीलिंग सीख सकते हो। मेरी पूरी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके जितना सब कुछ है जो मैं सिखाती हूँ, जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, सारी जानकारी है। मेरे पेज को भी विजिट कर सकते हो, @SG। ओके, सो थैंक यू सो मच शाइली जी, इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। सो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शाइली जी का अगर आप चाहते हैं लामा फेरा और ये सारी रीडिंग्स को पढ़ना, तो आप उनके कोर्स को ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।